हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और मुझे पता है कि आप भी बहुत बढ़िया हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अभी तक मैंने आपको नॉमेनक्लेचर करवाया है जिसके मैं ऑलरेडी आपको 5 वीडियोस बना चुकी हूँ और उससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन करी थी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों देखनी होती है, बिकॉज स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली जो प्रीवियस वीडियो हैं इन सब में डिटेल से बताया है। अब नॉमेनक्लेचर के नेक्स्ट जो मुझे करना है दैट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिएक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट आपको जो वीडियो बताई थी, आपने अगर नहीं देखी है तो आप पहले जो आपको लिंक भेजे हैं डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके फर्स्ट वीडियो चेक कर लेना, क्या पढ़ाया है मैंने। जिन्होंने नहीं देखा है, मैंने आपको बताया था हमेशा ऑर्गेनिक में कुछ इस टाइप के रिएक्शन होते हैं, A+B चेंजेस इनटू C। और मैंने बोला था इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, इसको हम रिएजेंट बोलते हैं, एंड दिस इज प्रोडक्ट। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक करता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था मुझे स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज अगर मैंने किसी के ऊपर अटैक करना है तो मुझे उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं वो मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब फर्दर इसके फैक्टर डिस्कस करेंगे, कौन से फैक्टर हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें क्या करवाने वाली हूँ, फर्दर जो फैक्टर मैं बात कर रही हूँ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिएक्टिविटी में, फर्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में है। उससे पहले थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आपको पता है दो एटम के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये किस ढंग से ये ब्रेक करता है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 2 टाइप की ब्रेकिंग होती है। वन इज होमोलिटिक फिजन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोलिटिक। 2 टाइप की मैं ब्रेकिंग की बात करती हूँ, वन इज होमोलिटिक, सेकेंड वन इज हेट्रोलिटिक। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, होमोलिटिक का मतलब सेम, होमो का मतलब होता है सेम। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कैटेगरी करते हैं हम, होमोलिटिक लीवेज, होमोलिटिक फिजन और होमोलिटिक लीवेज, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मेरे पास A और B, ऐसे 2 एटम के बीच में बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, ये कुछ ऐसे ब्रेक करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, उसको मैं बोलूंगी होमोलिटिक लीवेज। फॉर ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन इसको गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको गया। देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जब भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना है तो आपने हाफ एरो बनाना है, हाफ एरो ऐसे करके। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हाफ एरो है ये, जो भी है वो एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे। ये कब पॉसिबिलिटी होगी, 2 एटम हैं, दोनों में आप ये नहीं बोल सकते किसी कोई एक ज्यादा पावरफुल है, दोनों सेम है, तभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर दोनों को तभी आएगा जब दोनों की पावर सेम होगी। तो मेरे पास एक A है एक B है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, मैं बोल रही हूँ दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, तो कैसे होगा, प्लस बी ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल, मतलब कुछ ऐसे टूटेगा। दिस इज नोन एज होमोलिटिक फिजन। ये कब होगा, जब दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है ऑलरेडी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जैसे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में है, ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है एक इलेक्ट्रॉन बी का है। अब मैं बोलूं कि दोनों की पावर सेम है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर मैं बोलूं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, व्हाट इट मीन, इसका मतलब है द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर बी की टेंडेंसी, इन इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी अपनी तरफ,
उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको मैं EN से रिप्रेजेंट करती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। क्या बताया मैंने, जैसे ये A है और ये B है, अगर मैं बोलती हूँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आप कभी ये नहीं बोल सकते सेम है तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ, द टेंडेंसी ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टेंडेंसी ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मतलब ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किसकी तरफ है, ए की साइड, और बी थोड़ा इससे दूर हो गया। अगर ये इसके पास आ जाएंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लाइटली नेगेटिव, और जिससे दूर हो गए उसको हम बोलेंगे स्लाइटली पॉजिटिव। ये जो मैं डेल्टा रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसका मतलब है इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया और इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, क्योंकि जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, वो ए की तरफ ज्यादा आ गई। चलो अभी जो फर्स्ट केस था वो कौन सा केस है, ये वाला केस नहीं है। फर्स्ट केस कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। दोनों की पावर सेम है, कोई भी एक दूसरे की तरफ ज्यादा खींचने की टेंडेंसी नहीं रख रहा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए को मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन बी को मिलेगा। तो ये मेरी किसकी फॉर्मेशन होगी, ये मेरी फ्री रेडिकल की जनरेशन होगी। सेकेंड जो मैंने आपको कैटेगरी बताई, सेकेंड जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है ये होमोलिटिक फिजन था। सेकेंड वन इज हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक फिजन की अगर मैं बात करती हूं तो अब जो मुझे ब्रेकिंग करनी है इसका मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, किसी की भी ले लो, ए की लेनी है ए की, बी की लेनी है बी की। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रही हूँ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A is less than इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। चलो ऑपोजिट ले लेते हैं, अगर मैं ये बोलूं B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो आपके शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा किसकी तरफ जाएंगे, ये ज्यादा जाएंगे B की साइड, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज मोर। मैंने यहाँ पे B की ज्यादा लिखी है, वहां पे मैंने A की ज्यादा लिखी थी, जो मर्जी ले लो जो आपको ठीक लगे। अभी तो मैंने कुछ ऐसे डिफाइन करा ही नहीं है, धीरे धीरे आपको अपने आप पता चल जाएगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मैंने बोला सपोज करो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, तो क्या होगा, अगर ये ब्रेक करता है बॉन्ड, बाई चांस अगर ये ब्रेक करता है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और इसके चार्ज ऊपर आएगा नेगेटिव। अगर ये ब्रेक कर गई, बिकॉज मुझे फिजन का मतलब मुझे तोड़ना है, अगर मैंने इसको बॉन्ड को तोड़ा तो B ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो मैं ये रिप्रेजेंट कर रही हूं, ये ऑर्गेनिक में ये सब चार्जेस किसके ऊपर होंगे, कार्बन के ऊपर होंगे। उनको बोलते हैं, मतलब कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल भी आ सकता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव भी आ सकता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव भी आ सकता है। इनको बोलते हैं कार्बन इंटरमीडिएट। जब आप कोई रिएक्शन करते हो और बीच में जब ये टूटेंगे तो क्या बनेंगे, तो बनेंगे कार्बन इंटरमीडिएट। इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बन इंटरमीडिएट। कार्बन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, क्या बताया, फर्स्ट वन मैंने आपको बोला कार्बन के ऊपर ऐसे रेडिकल भी आ सकता है। अगर कभी भी कार्बन के ऊपर ऐसे रेडिकल आएगा उसका नाम क्या होगा, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। सेकेंड, अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया तो उसको तुम क्या बोलोगे, कार्बोकेटाइन। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव आया तो आप क्या बोलोगे, कार्बेनाइन। ये कैटेगरीज आएगी, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या फ्री रेडिकल आएगा। दीज आर नोन एज कार्बन इंटरमीडिएट्स। ये तो सिंपल टर्म थी, बॉन्ड कैसे टूट सकता है और आपके कार्बन के इंटरमीडिएट कौन से बनते हैं। अब जो मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगी दैट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिएक्टिविटी। तो उससे पहले मुझे ये चीज बताना जरूरी थी, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब
दैट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिएक्टिविटी। नेक्स्ट फैक्टर जो मेरा आता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे हम। इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा सिग्मा इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा सिग्मा इफेक्ट। चलो देखते हैं अब ये होता क्या है। बच्चे पहले तो ये वहां पे देखा जाता है जहां कार्बन चेन के साथ कोई ऐसा एटम अटैच्ड होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ डिफरेंट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ डिफरेंट होगी का मतलब उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। अब जैसे ये है मेरे पास कार्बन, मैंने एक ग्रुप लगाया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे कार्बन की चेन है, ये कोई ग्रुप लगाया है। अब ये ग्रुप की नेचर क्या क्या हो सकती है इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो सकती है, कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बात करूं, ये जो मेरा ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो सकती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो सकती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के इक्वल हो सकती है, या फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो सकती है। अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है और आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन कौन सी कैटेगरी में आता है, हैलोजेंस। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा ग्रुप है जो कार्बन से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हैलोजेंस। अप्रॉक्सीमेटली सेम किसकी होती है, ठीक है, वो कार्बन के साथ ही अगर कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगी, कोई पावरफुल ज्यादा नहीं होगा। या फिर H, हाइड्रोजन और जो कार्बन है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है। इसकी वैल्यू 2.4 होती है, इसकी वैल्यू 2.1 होती है। तो हम ये नहीं, मतलब इनको अप्रॉक्सीमेटली सेम लिखते हैं। कौन से ऐसे एटम हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, तो वो आपके आते हैं मेटल्स। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है ना। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप देखो कैसे ये कैसे वर्क कैसे करता है। ये मेरे पास एक चेन है और मैंने यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया। सपोज करो मैं हैलोजन को हम ऑर्गेनिक में नॉर्मली एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने कोई ग्रुप, चलो हैलोजन लगा दिया। अब ये कैसे वर्क कैसे करेगा, अब देखो हैलोजन है एक्स, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब बात आती है, चलो ये तो बॉन्ड पोलर हो गया, इसको बोलते हैं पोलर, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, तो बाकियों पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस पे ये फर्क कहां तक पड़ने वाला है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, इस कार्बन पे क्या फर्क पड़ेगा, इस कार्बन के पे क्या फर्क पड़ेगा। तो नॉर्मली मैं जैसे बच्चों को क्या बोलती हूँ, बच्चे आप ये देखो ना, मैं ये बोलती हूँ आप सारे क्लास में बैठे हो, आराम से बैठे हो, आपको नहीं पता आपका फ्रेंड नेक्स्ट क्या करने वाला है। ठीक है, उसका पढ़ने का मन नहीं है, आप बड़े आराम से पढ़ रहे हो और उसने अचानक आपको जोर से धक्का दे दिया। ठीक है, अब जिस फ्रेंड ने आपको धक्का दिया तुम्हें तो नहीं पता था ना वो ऐसे करने वाला है, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो किसको होगा, जिसको उसने जोर से धक्का दिया, जो उसके साथ बैठा है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ा, वो फर्स्ट बच्चे को पड़ेगा। जिस मेरे साथ कोई यहाँ स्टूडेंट बैठा है, उसने अगर मेरे को धक्का दिया तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे पड़ेगा। उसके बाद जो मेरे साथ बैठा है, नेचुरली उसने मेरे को जोर से धक्का दिया तो मैं उसके ऊपर भी ऐसे गिरूंगी, तो थोड़ा सा इफेक्ट उसके ऊपर भी होगा। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि क्लास में एक ने धक्का करा तो एक ने धक्के से ऐसे जरा सा टच करा जोर से किसी को, तो सारी क्लास ऐसे ऐसे थोड़ी हिलती है। ठीक है, ज्यादा इफेक्ट ये कब तक होता है, फर्स्ट स्टूडेंट पे होगा, क्योंकि मेरे वाले नेक्स्ट वाले को भी नहीं पता था ऐसे होने वाला है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट, तो एक्चुअल में ये जो इफेक्ट होता है, जो हम ऑर्गेनिक में बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट फर्स्ट कार्बन को होता है, उसके बाद थोड़ा नेक्स्ट वाले को होता है,
उसके बाद बिल्कुल कम थर्ड वाले पे होता है। बिल्कुल कम को हम डेल्टा से ऐसे ट्रिपल डेल्टा ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट फर्स्ट वाले को, फिर थोड़ा सा सेकंड वाले को भी होगा जो उसके साथ होगा, और देन थर्ड। और हम ये मानते हैं आफ्टर थर्ड कार्बन दिस इफेक्ट डिमिनिशेस, ये इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये सिर्फ थर्ड कार्बन तक ही रहता है। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? बिकॉज दिस इज द वीक इफेक्ट। एक तो ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम कर क्या रहे हैं, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, थोड़े से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये डिस्प्लेसमेंट जो होती है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट फर्स्ट को पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ये इफेक्ट डिमिनिशेस हो जाता है। और हम ये मानते हैं आफ्टर थर्ड कार्बन दिस इफेक्ट डिमिनिशेस। डिमिनिशेस मीन्स खत्म। थर्ड कार्बन के बाद मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि इस ग्रुप का थर्ड कार्बन के बाद कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चलो अब आगे देखते हैं इनको हमने कैसे करना है। तो अब मैंने आपको मेन चीज क्या बताई, दिस इज द वीक इफेक्ट, दिस इज वीक इफेक्ट बिकॉज ऑफ displacement of electron through sigma bond, ठीक है। अब and this effect diminishes after third carbon दिस इफेक्ट डिमिनिशेस, ये इफेक्ट आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद खत्म हो जाएगा। तो आपको यहां तक नोटिस करना है क्या क्या बताया मैंने। ये इसके बाद मैं ये बताऊंगी अब कि किसका इफेक्ट रिलीजिंग का होता है, किस ग्रुप का इफेक्ट रिलीजिंग होगा और किस ग्रुप का इफेक्ट विड्रॉइंग होगा। दो टाइप के ग्रुप होते हैं ना, ये ग्रुप विड्रॉ भी कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है। कौन से ग्रुप इंडक्टिव में विड्रॉ करते हैं और कौन से रिलीज करते हैं, अब हम वो बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कौन से ग्रुप विड्रॉइंग है और कौन से ग्रुप जो है वो आपके रिलीजिंग है। चलो इनको डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि दो टाइप के ग्रुप होते हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, कौन कौन से विड्रॉइंग होते हैं, कौन कौन से रिलीजिंग होते हैं। अब पहले तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, एक होता है प्लस आई इफेक्ट। किसको मैं माइनस आई बोलूंगी, किसको मैं प्लस आई बोलूंगी। अब देखो मैं तुमसे कुछ विड्रॉ कर रही हूँ, है ना, मैं तुमसे ही पूछी जा रही हूँ, तुम ही बता दो, मुझे तो आता नहीं, तुम ही बता दो, तुम ही बता दो। अच्छा एक दिन तो आप चुप रहोगे, ठीक है, फिर अगले दिन फिर मैं आप ही को बोल रही हूँ आप ही बता दो, आप ही बता दो। तो मैं आपसे कुछ विड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ और आपको बता नहीं रही कुछ, तो मैंने तुम्हारे ऊपर कौन सा इफेक्ट डाला, नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हूँ, ठीक है। सो इट मीन्स कभी भी कोई ग्रुप विड्रॉइंग लगा होगा तो वो कौन सा इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये याद करने का एक तरीका है। सो दिस इज माइनस आई इफेक्ट। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट इसको बोलेंगे, जहां पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसको हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। अगर मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगी और आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो मतलब मैं कुछ रिलीज कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। और अगर मैं रिलीज कर रही हूँ तो आपको अगर समझ आ रहा है ना, समझ आएगा तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। आ रहा है ना आपको, अभी मैं बता रही हूँ तो चीजें समझ आ रही है ना, तो इसका मतलब आपके ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव, तो उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन से माइनस आई होते हैं, कौन से विड्रॉइंग होते हैं, कौन से रिलीजिंग होते हैं। तो ये मैंने आपको एक ऑर्डर दिया है, तो कंपटीशन में इस ऑर्डर से हो जाता है, ठीक है। आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि आपके एफ से ज्यादा कौन विड्रॉइंग होते हैं। फर्स्ट वन, ये इसका मतलब होता है बॉन्ड, ठीक है, ये ग्रुप बॉन्ड है, ये किसी के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रखा है। दिस इज NR3 पॉजिटिव, सबसे ज्यादा विड्रॉइंग होता है, देन NO2, देन CN, देन COH, F, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप,
एंड दिस इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसे ऑर्डर दे रखे हैं। ये फिनाइल का है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ये आपने करा भी है, ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, डबल बॉन्ड sp2 होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर, आप देख सकते हो जिनको नहीं याद है, ठीक है। एंड sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2। ये सारा ऑर्डर आपने ये वाला करा है, ये आपको याद रखना है, इसको अच्छे से नोट कर लो। प्लस साइड इफेक्ट जो रिलीजिंग, अब ये है रिलीजिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कोई कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच हो उसको 3 डिग्री कार्बन टर्शरी कार्बन बोलते हैं। कोई कार्बन जो बॉन्डेड है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, दैट इज 2 डिग्री। दिस ये 1 के साथ अटैच है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी कार्बन एंड दिस इज टर्शरी कार्बन। तो इसमें CH3 एक रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो ये भी रिलीज कर रहा है, ये भी रिलीज कर रहा है, ये भी रिलीज कर रहा है, 3 ग्रुप रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसके पास ज्यादा रिलीजिंग हो गया, ये सबसे बेस्ट है रिलीजिंग में। इसमें 2 रिलीजिंग है, ये दो है, और इसमें एक ही रिलीजिंग का ग्रुप है, ये तो इससे कम है। दिस इज द ऑर्डर। अब आपको इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इससे क्वेश्चन आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं? फर्स्ट जो मैं आपको इसकी बात बोल रही हूं, इसमें हमने देखना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करनी होती है, इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ये बताती हूं, मेरे पास ये एसिड है, ठीक है, और इसमें मैंने कोई ये R ग्रुप लगा दिया। अब बच्चे बोलना क्या चाहती हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखनी होती है, आपको ये H निकालना होता है जो इजीली से प्रोटॉन को रिलीज करे, वो अच्छा एसिड होता है। तो आपका मतलब ये है, ये देखो O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब बस आपने यही चेक करना है कौन H को जल्दी से रिलीज करेगा। अब आप खुद सोचो कौन H को जल्दी से रिलीज करेगा। मैंने अगर H के इलेक्ट्रॉन रखने हैं और H को बिना इलेक्ट्रॉन के बाहर भेजना है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर मैं पीछे से इलेक्ट्रॉन खींचूं। अगर मैं कोई R के साथ ऐसा ग्रुप लगा दूं विच इज, अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, अगर मैं इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं इस R के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो ऐसे ये इस तरफ खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, और ये H के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड होता तो मेरा H बड़ी जल्दी रिलीज होता, क्योंकि वो पीछे से इलेक्ट्रॉन खींच लेता और H पॉजिटिव को जल्दी बाहर भेज देता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the acidic strength. Acidic strength. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर मैं कोई रिलीजिंग ग्रुप लगा देती तो फिर H नहीं भी जाता तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि H क्यों जाएगा, वो बोल रहा है मैं इसको मेरे इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही नहीं, तो वो जाएगा ही नहीं इतनी इजीली से। डिपेंड करता है आपने कौन सा ग्रुप लगाया। अगर मैं रिलीजिंग लगाऊंगी तो इतनी इजीली से H पॉजिटिव नहीं जाएगा। H पॉजिटिव तभी जाएगा जब मैं इसके इलेक्ट्रॉन खींचूंगी, और वो खींचने वाला ग्रुप कौन सा होता है? विड्रॉइंग। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंक्रीजेस द, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं यहां पे 2 एग्जाम्पल दे रही हूं, 1 CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज A, और B में क्या दे रही हूं CH2 और मैंने इसके साथ लगा दिया F। अब आप बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको क्या बोला है, देखो जो चीज कॉमन है
अब इसको फिक्स कर दो, इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। COH इसके पास भी है, COH इसके पास भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है? CH3, और यहाँ पे CH2 में F के, ये कौन सा ग्रुप लगा है? F। व्हाट इज F? यहाँ पे आपने सीरीज में देखो, F इज विड्रॉइंग, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये यहाँ से खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा और H को बाहर निकाल देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस दी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये विड्रॉ करेगा और H को जल्दी से बाहर निकाल देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? B की एसिडिक स्ट्रेंथ A से ज्यादा होगी, बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दूं। तो ये मेरा एक क्वेश्चन, फर्स्ट मैंने ये क्वेश्चन के लिए, चलो सेकंड क्वेश्चन एक और करते हैं। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मुझे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ? फर्स्ट HC डबल बॉन्ड OH, सेकेंड CH3COH। आपको ये बताना है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, CH3 और CH3H। ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं और आपको ऑर्डर बताना है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन केस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आप ध्यान से देखो, और इसमें से पहले तो ये मेरे एसिड है, इसको बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो कि क्या लगा है, ठीक है। यहाँ पे ये CH3 लगा है, ठीक है। यहाँ पे एक H की जगह पे CH3 आ गया, तो ये तो और ज्यादा रिलीजिंग हो गया। यहाँ पे 2 CH3 लग गए, ये भी रिलीजिंग हो गए। अब आप सोचो ना, मुझे करना क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला है? आपको इस H पॉजिटिव को निकालना है, मतलब मुझे ये करना है। हर केस में मुझे यही करना है। कौन H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा? कौन H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा? अगर पीछे कोई खींचने वाला ग्रुप लगा होगा, विड्रॉ करूंगी इसके इलेक्ट्रॉन, तभी तो जल्दी बाहर जाएगा। अच्छा, यहाँ विड्रॉइंग तो कुछ लगा नहीं है। ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, मैंने इनको आपको +I में दिखाया है, ठीक है। मतलब ये रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, अगर ये रिलीज करेंगे तो थोड़े जल्दी जाएगा ये, ठीक है। जल्दी किस केस में जाएगा? जहां पे या तो रिलीजिंग नहीं लगे हैं या विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। तो विड्रॉइंग तो कोई नहीं लगा। अब आप ही जरा इसको यहाँ पे स्टॉप करो, पॉज करो और मुझे ऑर्डर बताओ, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम इस केस में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट वन, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फर्स्ट वन, एक सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये रिलीजिंग आ गया, उससे ज्यादा रिलीजिंग ये है क्योंकि एक CH3 बढ़ गया, उससे ज्यादा रिलीजिंग D वाला है तो ये बढ़ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस दी एसिडिक स्ट्रेंथ। जितने ज्यादा ग्रुप आएंगे तो ये डिक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ। सो सबसे बेस्ट इज A, देन B, देन C एंड देन D। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? अब बात आती है थर्ड कैटेगरी का। एक क्वेश्चन में और बता देती हूँ आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ ही बतानी है आपको। फर्स्ट सोचो कि मैंने ये बनाया है CH3 C, मैं यहां पे लगा देती हूँ Cl, CH2 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 Cl COOH। ये मेरा एक एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल है CH3 और बीच में लगा दिया मैंने Cl, ये। और थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है CH3 CH2, इसके साथ लगा दिया। आप जरा इनमें चेंज देखो, क्या डिफरेंस क्या है? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? पहले तो जो चीज फिक्स है ये तो सब में कॉमन है, इसको अलग करो। उसके बाद देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ पे Cl का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये इस कार्बन के साथ लगा है, मतलब ये आपका यहाँ पे लगा है, ये आपका इसके साथ जो फर्स्ट कार्बन है उस पे लगा है, और ये सेकेंड कार्बन के साथ लगा है। तो मैंने आपको क्या बोला था? जैसे जैसे कोई ग्रुप दूर जाता जाएगा तो वो इफेक्ट खत्म होता जाएगा, डिमिनिशेस आफ्टर थर्ड कार्बन। इसका मतलब क्या है? जो जितना पास है वो जल्दी खींचेगा, अगर तुम दूर करते चलोगे तो उसके खींचने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है।
तो आप इन तीनों को ऑब्जर्व करो और देखो सबसे क्लोज किसके लगा है। जिसके सबसे ज्यादा क्लोज लगा होगा वही सबसे जल्दी खींचेगा। तो सबसे क्लोज किसमें है, देखो ध्यान से, ये दूर है, ये सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पे, सबसे क्लोज यहाँ पे लगा है, ये जल्दी खींचेगा तो जल्दी H बाहर जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ C की हुई। उसके बाद इसके बाद इस वाले कार्बन पे इस एग्जांपल में लगा है, तो C के बाद जो आएगा वो आपका B आएगा, और ये बिल्कुल एंड में लगा है, तो इसका इफेक्ट सबसे कम होगा खींचने का। तो ये आपका कौन सा ग्रुप आएगा, A। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ आ गया ना? मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आ गया है और आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कर लोगे। समझ आ गया है तो अब आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी हम एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कर रहे थे, अब नेक्स्ट इफेक्ट जैसे बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये चीज हमारी सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप ऑन बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगी। ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। अब बच्चे बेसिक का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मली जैसे एमाइंस की बात करती हूँ तो उसमें ये चीज आती है, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस की बात करते हैं। अच्छा, किसको बोलते हैं हम, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस में अगर मैं बात करती हूँ, ये होता क्या है, ये आपको मैंने नॉमेनक्लेचर करवाया है, ठीक है। अगर जैसे NH3 है, NH3 इसको आप अमोनिया बोलते हो। If one H is replaced with alkyl group that is known as amines or amine, जो भी आपने बोलना है, ठीक है। अगर मैं इसको रिलीजिंग ग्रुप के साथ इसको चेंज कर दूं, दिस इज 1 कार्बन, तो इसको हम 1 डिग्री प्राइमरी अमीन, और 2 कार्बन अगर आ जाएंगे RR, सो दिस इज 2 डिग्री, और अगर मैं तीनों यही ले लूंगी दिस इज 3 डिग्री। N के पास लोन पेयर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी हम देखते हैं तो हम H पॉजिटिव के रिलीज की बात करते हैं। बेसिक में क्या देखना होता है, बेसिक में देखना होता है कौन ज्यादा डोनेट करेगा, दैट इज बेसिक। क्या डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब जैसे N के पास लोन पेयर है, देखो एक इसके पास क्या है, लोन पेयर, अब ये डोनेट करना है। अब आपने ये देखना है किस N के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिस नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी डोनेशन की पावर ज्यादा होगी, दैट इज मोर बेसिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक? बेसिक का मतलब क्या हुआ फिर इसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक? बेसिक का मतलब क्या होता है, आप बस अब इतना याद रखना, जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो यहां पे आपको देखना है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। इस केस में अगर मैं बात करती हूँ विच इज मोर बेसिक, बच्चे देखो ना, नॉर्मली देखने में क्या आपको लग रहा है, ये 3 डिग्री है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इस N के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, सो दिस एग्जांपल इज मोर बेसिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलो जरा इधर आते हैं, तो इसको हम इन गैसियस फेज और लिक्विड फेज में हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो आपने देखना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे दैट इज मोर बेसिक। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन, R इज अ रिलीजिंग ग्रुप, तो 3 डिग्री वाले के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो आपका क्या ऑर्डर आएगा, आपका ऑर्डर आएगा R3N, देन R2NH, देन RNH2 and NH3। दिस इज द ऑर्डर, क्या ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया। सो नॉर्मल आपने ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, बट इस केस में एक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आती है। अगर यहाँ पे आपको दे देते एक्वस मीडियम, पानी में अगर मैं दे देती तो ये सारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में इन एक्वस फेज में क्या ऑर्डर आता है, इन एक्वस फेज अगर मैं बात करूं तो जैसे JEE मेंस में यहां से क्वेश्चन आ जाता है या नीट में यहां से क्वेश्चन आ जाता है, एक्वस फेज में ऑर्डर बताओ,
ठीक है। तो अभी तो देखो अभी आपका पेपर आने भी वाला है, थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो इसको अगर हम डिटेल से करने लगेंगे तो बहुत लंबी, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। अभी जस्ट आपको जो मेन मैं फोकस बता रही हूँ आपने उस पर नोट करना है और इसको अच्छे से मतलब मेमोराइज करना है कि ऐसा होता है, ठीक है। एक्वस फेज का मतलब होता है पानी में। आप खुद देखो ना, आपने केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर भी पढ़े हैं, वाटर में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एन के साथ कभी भी एच लगा होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे भी वही फंडा आता है, ठीक है। तो इस केस में एक्वस फेज में जो ऑर्डर आता है वो कैसे आपने याद करना है, इफ R इज इक्वल टू CH3, इसको लर्न कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लेना। इफ R इज इक्वल टू CH3 द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, आप जस्ट इसको लर्न करो, इसका ऑर्डर आता है, नंबर याद कर लो क्या, CH3 twice NH, then CH3NH2, CH3 thrice and NH3। याद कैसे करना है, आप इसका एक ऑर्डर याद कर लो, 2 1 3 2 1 3, बस बच्चे ये ऑर्डर याद कर लो, 2 1 3। व्हाट इज 2 1 3, 2 डिग्री सबसे पहले, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, मैं 3 डिग्री माइनस की बात करूंगी, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, नंबर याद कर लो 2 1 3। अगर पेपर में आपको दिया है इफ R इज इक्वल टू C2H5, तब क्या ऑर्डर होगा, जस्ट फ्लक्चुएट दिस, इसको इंटरचेंज कर लो, तब आपका ऑर्डर आता है 2 3 1 2 3 1, तब आपका ऑर्डर आता है 2 3 1, मतलब C2H5 ट्वाइस, 2 का मतलब 2 टाइम्स, 2 3 को पहले लिखो, C2H5 थ्राइस N, and then C2H5NH2 and then NH3. So order will be 2 degree, then 3, then 1, then NH3। ये आपको लर्न करना है, आप दोनों को लर्न मत करना, ठीक है। ऐसे बच्चे भूल जाते हैं, आप ऐसे करो, एक को लर्न करो, बस याद रखो CH3 के लिए नंबर इज 2 1 3, CH3 मिथाइल के लिए क्या ऑर्डर होता है 2 1 3। अगर CH3 को छोड़ के तुम्हें कोई और आया C2H5, तो बस इतना याद रखना 1 3 को स्विच करना है। कुछ चीजें ऐसी होती है दोनों याद करने बैठते हैं तो बच्चा भूल जाता है, एक को याद करो, दूसरा उससे फिर को इतना याद रखो यहाँ स्विच करना है, 2 डिग्री दोनों में आगे होता है, आगे के ऑर्डर में स्विच किस में करना है, बस एक को याद रखो, दूसरे के केस में मुझे स्विच करना है। ऐसा होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस ऑर्डर, आपको बस वो रीजन याद रखना है, व्हाट इज द रीजन। इस ऑर्डर का रीजन क्या होता है, 2 इफेक्ट होते हैं, नंबर 1 इज सॉल्वेशन इफेक्ट, नंबर 1 इज सॉल्वेशन इफेक्ट एंड नंबर 2 इज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। नंबर 1 इज सॉल्वेशन इफेक्ट एंड नंबर 2 इज स्टेरिक हिंड्रेंस। ये 2 रीजन होते हैं। अभी आप बस इतना याद कर लो, इतना ही काफी अभी आपके लिए, नहीं तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत डिटेल में जाता है, आपको कुछ इसके बारे में थ्योरी पढ़नी है, मैं आपको बताती हूँ। +2 में आपका जो एमाइंस का चैप्टर है उसकी आपने प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसमें बड़े अच्छे से ये ऑर्डर भी दे रखा है और उसको काफी अच्छे से उसकी थ्योरी भी दी है। अब हम इसके मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स करके बताती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं। तो नेक्स्ट हम मैं बेसिक स्ट्रेंथ के एग्जांपल्स बताती हूँ। अब बच्चे मैंने ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जरा देखते हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ मुझे कैसे चेक करनी है। सो फर्स्ट सबसे पहले मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है, दिस इज A एंड B। आपको ये बताना है किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बेसिक मैंने आपको क्या बोला, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम हो। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, बट ये CH3 रिलीजिंग ग्रुप है तो ये ज़्यादा ही होंगे। यहाँ H लगा है, यहाँ CH3 लगा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ये एक रिलीजिंग ग्रुप है, बिकॉज दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। लर्न दिस, और आपको समझा भी दिया मैंने। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ B की बेसिक स्ट्रेंथ A से ज्यादा होगी। जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है इसमें मैंने ये आपको 3 एग्जांपल दिए। अब यहाँ पे मैंने दिया CH3, ये मैंने इथाइल वाला दिया है, ये मिथाइल के 2 एग्जांपल ऐसे करके दिए हैं और फिर ये दिए हैं।
नॉर्मल देखना है, नॉर्मल, इसमें आपने कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है, रिलीजिंग ग्रुप और विड्रॉइंग के हिसाब से देखने हैं। तो यहाँ पे मेरा दिस इज इथाइल, इसमें 2 ग्रुप लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं इसके साथ। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH3N CH3 एंड दिस इज H। तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। सो सबसे ज्यादा बेसिक B आएगा आपका। यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप होता है, अब यहाँ पे अभी तक मैंने आगे पढ़ाया नहीं है, यहाँ एक और फंडा लगता है, वो हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, रेजोनेंस। बट आप इसको नॉर्मल ऐसे भी कर सकते थे। ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इंडक्टिव के अकॉर्डिंग दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको किसी और को नहीं देने देगा। मुझे किसी और को डोनेट करने हैं, खुद को डोनेट करना बेसिसिटी नहीं होती है, किसी और को डोनेट करना, ठीक है। तो ये किसी और को इतनी इजीली से डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि पीछे इसका ही ग्रुप इसको खींच रहा है। तो सबसे बेस्ट कौन सा हुआ, B। उसके बाद आपका कौन सा है, ये भी रिलीजिंग ग्रुप है, तो आपका ऑर्डर आएगा B, फिर आएगा A, और ये सबसे पीछे आएगा क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, ये पीछे को खींच लेगा तो ये किसी और को क्या देगा। सो ऑर्डर इज BAC। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में आपको ऑर्डर बताना है। अब नॉर्मली देखो, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो ना गैशियस फेज दिया है ना एक्वस फेज दिया है, मैं क्या आंसर करके आऊं। देखो एक्वस फेज में आता है 3 2 1, सॉरी गैशियस फेज में आता है 3 2 1, मतलब मोर इज द रिलीजिंग ग्रुप, मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेटा मैंने ना यहाँ आपको गैशियस दिया है, ना मैंने यहाँ आपको एक्वस फेज दिया है, क्योंकि दोनों फेज में इफ R इज मिथाइल ग्रुप ऑर्डर इज डिफरेंट। जब पेपर में कुछ भी ना दिया हो तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका कौन सा होता है, वाटर। आपने वाटर के हिसाब से आंसर करके आना है। या तो उसने आपको स्पेशल लिखा होगा गैशियस फेज में बताओ इस क्वेश्चन में, अगर उसने कुछ नहीं लिखा है तो आपको क्या करके आना है, आपको यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर के हिसाब से आंसर करके आना होता है। तो बताओ जरा इसका क्या ऑर्डर होगा। यहाँ पे इसको पॉज करो थोड़ा सा वीडियो को और इसका ऑर्डर बताओ। इफ R is CH3, so what will be the order in case of basic strength? Order is क्या बताया था मैंने, 2 1 3 नंबर याद कर लो, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो यहाँ पे 2 डिग्री वाला कौन सा है, B, 1 वाला कौन सा है, A, 3 वाला कौन सा है, C, एंड देन D, NH3। और ये ऑर्डर था एक्वस फेज में, आप इसको आंसर करके आओगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ये चीज़ें सारी अच्छे से रिवाइज करनी है। आज आपको मैंने सारा इंडक्टिव अच्छे से समझा दिया है। हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करे, हमने बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करे। अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं रोज़ एक ही चीज़ बोलती हूँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन आएगी। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और मुझे पता है आ गई हैं। सो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करना है। और आपने जो भी आपने मेरे से चीज़ें सीखी हैं, आप प्लीज़ इसको आगे शेयर करो जिन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो लाइक करना, बाकी आपको पता है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।